रामपुर गांव में रहने वाले माधव एक बेहद गरीब किसान थे। इस बार उन्होंने गांव के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। देखो मालती, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है इस बार हम बेटियों की शादी के लिए अच्छा धन इकट्ठा कर लेंगे। हाँ जी, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। अब घर चलो, लड़कियां राह देख रही होंगी। दोनों पति पत्नी सारा दिन खेत पर काम करते और शाम होते ही घर लौट जाते। माधव जी की दो बेटियां थीं, पिंकी और रिंकी। पिताजी, आज खेत से आने में बहुत देर कर दी। बेटा, दरअसल इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। हम दोनों उसी के बारे में बात करते रह गए। अच्छा, तब तो पिताजी इस बार हमें नए कपड़े मिलेंगे। नहीं पिताजी, हमें कोई नए कपड़े नहीं चाहिए। आप सबसे पहले सेठ का सारा कर्ज चुका देना, ताकि वो आपको बार बार परेशान न करें। पिंकी बेटा, तू चिंता मत कर। इस बार की फसल से बहुत सारे काम हो जाएंगे। सेठ का कर्ज भी चुक जाएगा और मेरी बिटिया रानी के नए कपड़े भी आ जाएंगे। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी, लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्कानें रास नहीं आई। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल घिर गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मालती, अगर इसी तरह रात भर बारिश होती रही तो हमारे सारे फसल खराब हो जाएंगे। हाँ जी, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा। अब तो जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होगा। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी भागते हुए खेत पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। हे भगवान, किस बात की सजा दे रहा। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। मालती, जिस बात का डर था वही हुआ। अब सेठ को क्या बताऊंगा? सुनो जी, घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। सुनिए जी, लगता है फिर से तेज बारिश आने वाली है। हाँ मालती, जल्दी चलो। सामने जो पुराना बरगद का पेड़ है, पहले वहीं रुक जाते हैं। दोनों भागते हुए पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की तेज गड़गड़ाहट और तूफानी हवाओं से पूरा इलाका कांप उठा। हे भगवान, सुबह से पिंकी और रिंकी घर पर अकेली है। पता नहीं झोपड़ी में कितना पानी भर गया होगा। मुझे भी उन्हीं की चिंता सता रही है। काश ये बारिश जल्दी रुक जाए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों बेबस होकर पेड़ के नीचे खड़े रहे और भगवान से अपनी बेटियों की सलामती की दुआ मांगते रहे। तभी वहां से एक आदमी भागते हुए बोलता है, हो काका, जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी झोपड़ी पानी में बह गई है। हाय राम। चलो मालती, अब और इंतजार नहीं कर सकते। माधव और मालती ये खबर सुनते ही घबराकर गांव की तरफ दौड़ पड़े। चारों तरफ पानी का तेज बहाव था। रास्ते में छोटी सी नदी अब भयानक बाढ़ का रूप ले चुकी थी। सुनिए जी, नदी का पानी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत मालती, किसी भी तरह हमें उनके पास पहुंचना होगा। दोनों बिना अपनी जान की परवाह किए बाढ़ के पानी को पार करने लगे। तभी अचानक तेज लहर आई और दोनों का संतुलन बिगड़ गया। बचाइए मालती, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन बाढ़ का पानी इतना तेज था कि दोनों एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ सके। कुछ ही पलों में दोनों उफनती धारा में बह गए। जब ये दुखद खबर गांव पहुंची तो उनकी दोनों बेटियां पिंकी और बिंकी फूट फूट कर रोने लगी। पूरा गांव उनकी हालत देखकर दुखी था, लेकिन कोई भी उनकी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दीदी, अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ बाबा हमें छोड़कर चले गए। अब हम किसके सहारे जिएंगे? रिंकी बहन, तू
चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी एक दूसरी झोपड़ी खड़ी कर ली। एक महीने बाद टूटी हुई झोपड़ी के अंदर पिंकी और रिंकी चुपचाप बैठी थीं। रिंकी, 1 महीना हो गया बाबा को गए। अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो। हाँ दीदी, ना कोई काम मिला ना कोई सहारा, बस यही जमीन और झोपड़ी बची है जिसे अब बचा पाए या नहीं पता नहीं। तभी बाहर से एक भारी आवाज आती है। पिंकी, रिंकी, ओ दोनों बहनों बाहर आओ। पिंकी और रिंकी जल्दी से बाहर आती हैं। सामने लंबा चौड़ा मोटा ताजा सेठ सोहनलाल खड़ा था। पीछे उसका नौकर लाठी थामे हुए था। सोहनलाल की आंखों में लालच और चालाकी साफ झलक रही थी। सेठ जी, प्रणाम। प्रणाम नमस्ते बाद में करना। तुम्हारे बाप माधव ने खेती करने के लिए मुझसे बहुत ज्यादा कर्ज लिया था। अब तो वो रहा नहीं तो कर्ज तुम दोनों को चुकाना होगा। सेठ जी, अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। आप थोड़ा समय दे दीजिए। समय? ये मेरी रकम है, कोई दया नहीं है। अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं दिए तो ये जमीन और झोपड़ी मेरी हो जाएगी। दस्तखत करवाने की जरूरत नहीं, सब पहले से लिखा जा चुका है। सेठ जी, यह जमीन बाबा की जान थी, कम से कम कुछ तो रहम कीजिए। रहम अब मैं नहीं करता। 7 दिन है तुम्हारे पास, या पैसे दो या अपना घर खाली करो। सेठ घमंडी अंदाज में वहां से चला जाता है। दोनों बहनें अवाक खड़ी रह जाती हैं। रात का समय झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। दोनों बहनें चुपचाप बैठी थीं। एक कोने में थोड़ा चावल रोटी रखी थी, पर किसी को भूख नहीं थी। गीता बाबा की छोड़ी जमीन भी अब हमारी नहीं रहेगी। हाँ, बचपन इसी मिट्टी में बीता और अब यहीं छीन ली जाएगी। इस समाज में गरीब होना पाप है दीदी। कुछ करना होगा गीता, कहीं काम मिल जाए तो शायद कुछ उम्मीद जगे। कल ही मैं कहीं मजदूरी जाऊंगी। अब चाहे नौकरानी बनूं या बर्तन मांजूं, पर कुछ तो करूंगी। इसके बाद रिंकी घर का काम करती और पिंकी गांव में ही अमीर लोगों के यहाँ काम करने लगी। इस तरह पूरा हफ्ता बीत गया। 7 दिन बाद सेठ सोहनलाल फिर आया। इस बार उसके साथ 2 आदमी और थे, एक नौकर और एक पटवारी। पिंकी काम करने गई हुई थी, जिस वजह से रिंकी अकेली थी। ए लड़की, तुम्हारा समय पूरा हुआ, कहाँ है मेरे पैसे? सेठ जी, मेरी बहन काम करने गई है, कुछ पैसे लाती होगी। बकवास बंद कर। अब यह जमीन और झोपड़ी मेरी है। पटवारी जी, कागज तैयार है? हाँ सेठ जी, सब लिखा पड़ा है। सेठ जी, मेरी बहन को तो आने दीजिए। चलो हटो लड़की, यह जगह अब मेरी है। तुम खुद अपना सामान लेकर निकल जाओ, वरना बेमतलब के मुझे फेंकने पड़ेंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। रिंकी झोपड़ी से कुछ सामान लेकर चुपचाप निकलकर बाहर बैठ जाती है और सेठ झोपड़ी में बड़ा तला लगाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में पिंकी भी काम से लौट आती है और सामने जमीन पर बैठी रिंकी को देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ रिंकी, तू ऐसे बाहर क्यों बैठी है? क्या हुआ बहन, कुछ तो बोल। दीदी, सेठ आया था और उसने हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन लिया दीदी। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं दीदी। अब हम झुकेंगे नहीं। अब बारी हमारी है समाज को जवाब देने की। चलो रिंकी, अब इस गांव में हमारा कुछ नहीं बचा, बस यादें हैं और दर्द। हाँ दीदी, लेकिन जब तक हम साथ हैं, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। पिंकी और रिंकी अपनी झोपड़ी को आखिरी बार पलट कर देखती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथों में एक छोटी पोटली और एक दूसरे का सहारा था। दोनों बहनें जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। उनके पांव कांप रहे थे, पर उनका हौसला उन्हें थामे हुए था। दोपहर का समय, सूरज सिर पर था। पसीने से लथपथ बहनें एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठती हैं। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी सामने से आता है
और उनको देखकर रुक जाता है। दोनों बहनें थोड़ा घबरा जाती हैं, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में अपनापन था। अरे बेटियां, कहाँ जा रही हो इस तपती दोपहर में? चेहरे से तो लग रहा है कोई भारी दुख लेकर निकली हो। दोनों बहनें उस आदमी के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। घबराओ मत बेटा, मैं तो तुम्हारे बाप जैसा हूं। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। बाबा, हम अपना घर खो बैठे हैं। हमारे पिता की मौत के बाद गांव का सेठ हमारी जमीन और झोपड़ी दोनों छीन ली। अब हमारे पास ना पैसा है ना कोई ठिकाना। बस पेट भरने और इज्जत बचाने की कोशिश में निकले। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। बेटियों को यूं दर दर भटकना पड़ रहा है। बेटा, मेरा घर यही पास में है। तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। मेरे घर में बस मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। लेकिन बाबा, हम किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहते। हम कुछ काम करके इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। हाँ हाँ, काम भी कर लेना। पहले सर पर कोई छत जरूरी है बेटा, वरना इस कलयुग में दरिंदों की कमी नहीं जो तुम जैसी मासूम को नोचने की तलाश में फिरते हैं। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बाबा, हम आपके साथ चलते हैं। बस आप हमें कुछ काम दिला दीजिए। हाँ बेटा, बस मेहनत से मत डरना। बिल्कुल नहीं। हमने तो खेतों में भी काम किया है, चूल्हा भी जलाया है और बर्तन भी मांजे हैं। इसके बाद दोनों बहनें बूढ़े आदमी के छोटे से घर में पहुंचते हैं। सामने उनकी पत्नी आंगन में बैठ उनका इंतजार कर रही थी। अजी, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? और ये दोनों कौन है आपके साथ? सुमित्रा, अंदर चलो, सब बताता हूं। सुमित्रा उन्हें भीतर ले जाती है। एक साधारण सा घर, लेकिन अपनापन भरा हुआ। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम हरदेव था, गांव का रिटायर्ड मास्टर थे। उनकी पत्नी सुमित्रा ने दोनों बहनों को पानी दिया, खाना परोसा। महीनों बाद पेट भर खाना खाकर दोनों की आंखें भर आईं। बाबा, आपने कहा था कि हमें काम दिलाएंगे। हाँ बेटा, उसी के बारे की सोच रहा हूँ। बेटी, मैं अब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन घर पर मन नहीं लगता, इसलिए गांव के साहूकार के पास मुंशी का काम करता हूँ। अगर तुम कुछ पढ़ी लिखी हो तो मेरे साथ चलो, वहां एक कर्मचारी की जरूरत है। बाबा, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस 8वीं तक पढ़ी हूँ। लेकिन रिंकी पढ़ाई में बहुत तेज है। उसने 12वीं तक पढ़ाई की है और हिसाब किताब की बहुत तेज भी है। आप उसे वहाँ नौकरी पर रखवा दीजिए और मेरे लिए कोई और काम देख लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि रिंकी इतनी होशियार है। मैं आज ही रिंकी को लेकर साहूकार के पास जाता हूँ। हरदेव रिंकी को लेकर साहूकार के पास जाते हैं। सेठ जी, ये रिंकी है, मेरे भाई की बेटी, बड़ी होशियार है। आप बोल रहे थे ना कि एक कर्मचारी की जरूरत है। अगर आप इसे काम पर रख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। हाँ मुनीम जी, आप बोल रहे हैं कि होशियार है तो काम पर रख लीजिए और सारा काम समझा दीजिए। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरदेव जी रिंकी को सारा काम समझा देते हैं। रिंकी नौकरी पाकर बड़ी खुश होती है। इधर पिंकी को काकी गांव की औरतों के पास ले जाती हैं, जो पापड़ बनाने का काम करती हैं। बेटा, ये औरतें घर पर ही मिलकर पापड़ बनाती हैं और बाजार में बेचती हैं। तू भी सीख ले, अगर तुझे इन सब कामों में मन लगता है तो। हाँ अम्मा, मुझे तो इन सब कामों में ही मन लगता है, मैं जरूर सीखूंगी। पिंकी औरतों के साथ मिलकर पापड़ बनाना सीखने लगती हैं। शाम को दोनों बहनें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीदी, मुझे काम मिल गया और सारा काम भी काका ने बहुत अच्छे से समझा दिया। रिंकी, मुझे भी काकी ने गांव की औरतों के साथ पापड़ बनाने के काम में लगवा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, अब हम दोनों बाबा की जमीन भी छुड़वा लेंगे। हाँ रिंकी, और ये सब सिर्फ काका और काकी की वजह से हुआ है। हम दोनों आपका ये आभार कभी नहीं भूल सकते काका। हमें नए जीवन के साथ साथ माँ बाप भी मिल गए। बेटा, अभी तो तुम दोनों को बहुत आगे जाना है, बस दोनों बहुत मेहनत करो। अब दोनों बहनें काम पर जाने लगी और बहुत मेहनत करने लगी। पिंकी अब बहुत अच्छे पापड़ बनाने लगी और रिंकी के काम से सेठ भी बहुत खुश था। और एक दिन, सुनिए जी, मुझे ये रिंकी बहुत पसंद है। हाँ, लड़की तो बहुत होशियार है। मेरे मन में एक बात है। कैसी बात? मुझे ये लड़की अपने रमन के लिए बहुत सही लग रही है।
सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है। हाँ, और होशियार भी। तुमने ये बिल्कुल सही सोचा है। मैं कल ही मुंशी जी से इस बारे में बात करता हूँ। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? मुंशी जी, आपसे रिंकी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हुआ सेठ जी, उससे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, दरअसल आपको कोई एतराज ना हो तो हम अपने बेटे रमन की शादी रिंकी से करना चाहते हैं। हाँ मुंशी जी, आप जल्द ही उसके माँ बाप को बुलाइए, हमें उनसे भी मिलना है। मालकिन, दरअसल उसके माता पिता का निधन हो चुका है। बस एक बड़ी बहन है और ये दोनों मेरे भाई की बेटी नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सेठ जी, दरअसल ये दोनों बहनें अनाथ हैं और मुझे ये दोनों जंगल में मिले थे, तो मैं उनको अपने साथ घर ले आया और मैं ही अब उनका सब कुछ हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं, अब आप ही उनके सब कुछ हो तो फिर आप ही रिश्ता तय करो। हाँ मालकिन, रमन बाबू जैसा लड़का रिंकी को मिल जाए, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। लेकिन क्या मुंशी जी, अब क्या परेशानी है? सेठ जी, रिंकी और पिंकी दो बहनें हैं और रिंकी पिंकी से छोटी है, और छोटी बहन की शादी पहले हो जाए तो समाज पिंकी में कमियां देखने लगेगा, जबकि वो तो और भी होशियार और सुशील है। अगर आप कुछ दिन रुक जाएं और पिंकी की शादी पहले करने दें तो आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। हाँ मुंशी जी, आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो रमन की शादी जल्द से जल्द करनी है। आप एक बार सोचिए जरा। ठीक है सेठ जी, मैं आज घर पर बात करता हूँ। हरदेव घर पहुंचते हैं। वो बहुत खुश थे और थोड़ा परेशान भी। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ सुमित्रा, थोड़ी उलझन में हूँ। कैसी उलझन में काका? बेटा, दरअसल सेठ जी और मालकिन को रिंकी बहुत पसंद है और वो अपने इकलौते बेटे से रिंकी की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं काका? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें क्या परेशानी है बाबा? हाँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, फिर आप परेशान क्यों हैं? परेशानी की ये बात है कि पिंकी, तेरी शादी से पहले भला मैं रिंकी की शादी कैसे कर सकता हूँ? रिंकी को इतना अच्छा परिवार मिल रहा, वो हमेशा खुश रहेगी। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं। आप शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। बेटा, अभी तू नहीं समझती, ये समाज बहुत जालिम है। छोटी बहन की शादी पहले हो गई तो लोग तुझमें कोई न कोई कमी ढूंढने लगेंगे। बाबा कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बाबा, बिल्कुल ठीक बोल रहे। और सुन दीदी, तेरी शादी से पहले मैं शादी नहीं करूंगी। तुम सब चुप हो जाओ। और हाँ, पिंकी की शादी पहले होगी। मैंने तो पिंकी के लिए बहुत पहले ही एक लड़का पसंद कर लिया है। सुमित्रा, ये तुम क्या बोल रही हो? कौन है वो लड़का? हमारा बेटा अमित। भला पिंकी से अच्छी बहू हमें मिल सकती है क्या? मैंने तो पिंकी को कब की अपनी बहू स्वीकार कर लिया है, बस आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। सुमित्रा, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं कल ही अमित को फोन करके बुलाता हूँ और सेठ जी को भी रिंकी की शादी के लिए हाँ कर देता हूँ। बाबा, आपका बेटा? हाँ बेटी, हमारा एक बेटा है जो शहर में नौकरी करता है। अब दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में होगी। रिंकी और पिंकी दोनों बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी हो जाती है, पिंकी की अमित से और रिंकी की रमन से। रिंकी का पति रमन शहर में एक बड़ा वकील था। एक दिन रिंकी उसे अपने पिता की जमीन और घर के सारे कागजात दिखाती है। रमन कागजात देखते ही समझ जाता है कि गांव के साहूकार ने उनके साथ धोखा किया है, और दूसरे ही दिन दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ अपने गांव जाती हैं। रिंकी और पिंकी को ऐसे बड़े बड़े गाड़ियों से उतरता देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वो लोग साहूकार के पास जाते हैं। सुन साहूकार, तुमने जो धोखा इन दोनों बहनों के साथ किया है उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। ये तुम क्या बोल रहे हो? जो बोल रहे बिल्कुल सच है और वो तुझे भी पता है। इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाएं, तू जमीन और घर की कागजात हमें दे दे। साहूकार समझ जाता है कि अब उसकी धोखाधड़ी सामने आ गई है। वो चुपचाप घर के सारे कागजात उन्हें दे देता है। रिंकी और पिंकी अपने झोपड़ी में पहुंचते आज दोनों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अभिमान था। दीदी, आज बाबा बहुत खुश होंगे। हाँ रिंकी, आखिर हमने उनका अधूरा काम पूरा किया है।